करणी सेना के जो ये पाले हुए पट्टे हैं ये आरएसएस द्वारा पोषित है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और चुनी हुई सांसद के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने के बावजूद वो व्यक्ति बेखौफ रह रहा है, बेखौफ घूम फिर रहा है। और डर कौन रहा है? जिसके खिलाफ बयानबाजी हुई है। तो क्यों डर रहा है? क्योंकि इन लोगों को बीजेपी आरएसएस ने पीछे से सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्ट कर दिया है कि हाँ भाई तुम करो बदमाशी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम महिलाओं का अपमान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम दलितों का अपमान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम पिछड़ों का अपमान करो। पहले रामजी लाल सुमन कौन थे? दलित, उनका अपमान किया, कोई कुछ नहीं बोला। फिर हनुमान बेनीवाल कौन थे? पिछड़े, उनका किया, कोई कुछ नहीं बोला। अब महिला का कर रहे हैं। तो इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, जो इनकी एक विचारधारा, वो ये है कि देश के दलित को, पिछड़े को और महिलाओं को टारगेट करो और टारगेट कर करके इनको मुख्य धारा से पीछे लाओ। मनुस्मृति है वो देश को जोड़ रही है। मनुस्मृति कहती है कि ब्राह्मण दोष मुक्त है, क्षत्रिय मुक्त कहाँ से पैदा हुआ? बाजुओं से पैदा हुआ। और बनिया कहाँ से पैदा हुआ? पेट से। और शूद्र कहाँ से पैदा हुए? पैरों से। मनुष्य में भेद तो ये लोग कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि साहब संविधान भेद करता है, संविधान दो टुकड़े करता है। इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो दोष मुक्त है, वो मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन देश का संविधान क्या कहता है? कि सबको सजा बराबर होगी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। देखो साहब, इस तरह के बयान कोई भी बाबा दे, किसी भी धर्म का बाबा दे, तो वो बाबा नहीं हो सकता, वो पाखंडी है। स्त्रियां पढ़ लिख रही हैं आज के समय में और बाबा साहब ने हिंदू कोड बोल बनाया और उसके बाद स्त्रियों को ये अधिकार मिला। सिंपल सी एक लॉजिक लगा लो, 22-23 साल में तो लड़कियां ग्रेजुएट हो पाती हैं, ठीक है? तो 22-23 साल में जब वो ग्रेजुएट होंगी, फिर नौकरी करेंगी, कैरियर बनाएंगी, उसके बाद ही तो शादियां करेंगी। अब ये बयान क्या हो गया कि साहब 10 साल पे शादी कर दो, 12 साल पे शादी कर दो। इसका मतलब तो आप जो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, उसको तो आप गुलाम बना के रखना चाहते हो, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हो, उसे ये चाहते हो चूल्हा चौका करे, घर से बाहर निकले ही ना। तो ये एक दूषित मानसिकता का परिणाम है। ये इनकी एक मनवादी और जो ब्राह्मणवादी, जो श्रेष्ठतावादी सोच है, उस सोच को दिखा रहा है कि इनके अंदर महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए किस तरीके का मैल भरा हुआ है। वो जो तुलसीदास दास जी की उसमें लिखे थे ना एक लोक कि ढोल गवार शूद्र पसनारी, तो वो उसी चीज़ को लेकर इन्होंने लिखा था। क्योंकि ये लोग ना तो शूद्रों को अपने बराबर मानते हैं और ना महिलाओं को मानते हैं। इसी वजह से 1950 से पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। वो तो धन्य हो भाई। मैं तो कहता हूँ सवर्ण महिलाओं को भी बाबा साहब की फ़ोटो लगा के पूजा करनी चाहिए। बहुत सी जो हमारी सवर्ण महिलाएं हैं ना, उन्हें मालूम ही नहीं है कि बाबा साहब उनके लिए क्या कर गए। जितना उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए किया है, उससे ज़्यादा तो महिलाओं के लिए किया है। कथावाचक ये 10 साल की बच्चियों की शादी करवाना चाहते हैं क्या? ये कथावाचक समाज को 5000 साल पहले ले जाना चाहते हैं। देवदासी प्रथा यही तो थी कि छोटी छोटी बच्चियों को पंडित जी के यहाँ और तमाम जो आश्रम होते थे वहाँ पे गुलाम बना के रखते थे। ये देवदासी प्रथा भी तो इसी तरह का एक बिगड़ा हुआ रूप है। सती प्रथा क्या था? वो भी इसी तरह की एक कुरीति थी कि पति मर गया तो पत्नी को भी जो है उसमें उनके साथ जला दो। 25 साल में शादी कर रहे तो दिक्कत क्या है इन बाबा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नियम लड़कियों पे लगा रहे वो लड़कों पे भी लगाओ। और तुम नियम लगाने वाले होते कौन हो? जब संविधान ने हर व्यक्ति को एक मौलिक अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, जब देश में कानून चल रहा है, जब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है, तो इस तरह के बाबा लोग जो ऐसे फतवे जारी करते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो कह रहे थे कि लड़कियों की मांग में सिंदूर ने, गले में मंगलसूत्र ने वो पिलोट खा ली। बताइए। हाँ बताओ, ये बाबा है, ये टुच्चे आदमी है, जैसे गली के लफंगे भाषा, लफंगों वाली भाषा है ना। और ये सारी जो सोच है, ये सारे वही मनवादी विचारधारे वाले बाबा हैं। ये पहले इनका इतिहास और पता कर लो, ये पहले क्या थे। ये आपको सारे के सारे पहले वही मिलेंगे। ये हजारों साल पुरानी व्यवस्था में ले जाना, ये वही व्यवस्था, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उस पुरानी व्यवस्था में ले जाना चाह रहे हैं। और बीजेपी आरएसएस उसी व्यवस्था की तरफ देश को बढ़ा रही है। अब ये बताओ, कांवड़ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, कांवड़ियों की पुलिस वाले पैर धो के सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, है ना। और जगह जगह उनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये युवाओं को बिगाड़ने का तरीका है।
और अब तो कावड़ में इस बार देख रहा हूँ इतना बिगड़ा रूप है, होड़ लगी है, कौन 50 किलो जल ले जाए, कौन 1 कुंटल जल ले जाए, इस तरह की जो आधी चीज़ें। आबादी का अपमान किया आनंद उपाध्याय ने, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे पूरी देश की आबादी नहीं, आधी आबादी नहीं है, पूरे देश का अपमान है। हमारा देश नारी प्रधान देश है और महिला के लिए, नारी के लिए अगर इस तरह की कोई भी बयानबाजी करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को स्वतः संज्ञान लेके ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर इनकी हिम्मत कैसे पड़ रही है कि नारी शक्ति के खिलाफ इस तरह की बोलने, क्योंकि बढ़ावा यही लोग दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और आरएसएस के जो बड़े बड़े लोग हैं, वही लोग तो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। वही लोग तो कह रहे हैं कि तुम लोग इस तरह की बातें कहो, तुम लोग समाज में नफरत फैलाओ, जात जात को आपस में लड़ाओ, पुरुष को महिला से लड़ाओ, सवर्ण को पिछड़े से लड़ाओ, पिछड़े को दलित से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ। ये आपस में लड़ाई ही करवाना चाह रहे हैं और यही इनका एक फलसफा है। तो भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, सनातन युग लाना चाहते हैं, यही होगा सनातन युग में? नहीं, ये सनातन युग नहीं है, ये मनवादी युग है, ये सामंतवादी युग की भूमिका रखना चाहते हैं। ये एक राजशाही का द्योतक है। सनातन परंपरा तो बड़ी अच्छी थी, सनातन परंपरा तो ये कहती थी कि व्यक्ति व्यक्ति में भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मनवादी लोग जो बीच में आए, जो राजशाही लेके आए देश में, राजशाही क्या थी कि राजा होगा, राजा के मंत्री होंगे और बाकी सब गुलाम होंगे। तो ये लोग उसी व्यवस्था को लाना चाह रहे हैं, एक राजा बना देंगे, बाकी ये जो लोग हैं ये सब उनके मंत्री बन जाएंगे, मलाई खाएंगे और बाकी जो जनता है वो सब गुलामी करेगी और सब उनकी जाति के हिसाब से उनको काम दे दिया जाएगा। कोई चमड़े का काम करेगा, कोई लोहे का काम करेगा, कोई खेती करेगा, कोई गाय भैंस चराएगा। ना तो ये किसी दलित पिछड़े को IAS अधिकारी बनने देंगे, ना किसी को जज बनने देंगे, ना किसी को नौकरी करने देंगे, ना किसी को जो है मीडिया में जाने देंगे। ये लोग दलित और पिछड़ों को और महिलाओं को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि देश की जो 90% आबादी है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, वो मुख्य धारा में आ पाए। सरकार की तो प्राथमिकता है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए सरकार के हाथी के दांत जो खाने वाले अलग हैं, दिखाने वाले अलग हैं। अगर इतनी प्राथमिकता अगर सरकार की होती तो सरकार ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई करती। सरकार कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका जाहिर सा मतलब है, इसका साफ मतलब है कि ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, ये लोग पीछे के रास्ते से बदमाशी कर रहे हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि ध्यान भटकाने वाला काम, तो ये लोग ध्यान भटकाने वाला काम कर रहे हैं। ये लोग जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं और धर्म के आड़ में, धार्मिक उन्माद की आड़ में जो इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो इस तरह के बाबाओं की बयानबाजियां आ रही हैं, वो सरासर गलत है, वो सरासर संविधान विरोधी है, वो सरासर लोकतंत्र विरोधी है और ऐसे बाबाओं पे, ऐसे पाखंडियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ये तो बाबा हैं, तमाम ऐसे लोग भी हैं। योगेंद्र राणा है, वो देखिए माननीय सांसद हैं इकरा हसन, उनके लिए अब शब्द बोलने करणी सेना के जो ये पाले हुए पट्टे हैं, ये RSS द्वारा पोषित हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और चुनी हुई सांसद के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करने के बावजूद वो व्यक्ति बेखौफ रह रहा है, बेखौफ घूम फिर रहा है। और डर कौन रहा है? जिसके खिलाफ बयानबाजी हुई है। तो क्यों डर रहा है? क्योंकि इन लोगों को बीजेपी RSS ने पीछे से सपोर्ट किया हुआ है, सपोर्ट कर दिया है कि हाँ भाई तुम करो बदमाशी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम महिलाओं का अपमान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम दलितों का अपमान करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम पिछड़ों का अपमान करो। पहले रामजी लाल सुमन कौन थे? दलित, उनका अपमान किया, कोई कुछ नहीं बोला। फिर हनुमान बेनीवाल कौन थे? पिछड़े, उनका किया, कोई कुछ नहीं बोला। अब महिला का कर रहे हैं। तो इनकी जो एक आइडियोलॉजी है, जो इनकी एक विचारधारा, वो ये है कि देश के दलित को, पिछड़े को और महिलाओं को टारगेट करो और टारगेट कर करके इनको मुख्य धारा से पीछे लाओ, एक पायदान पीछे फेंको, जिससे कि इनकी एक मोनोपोली बन पाए। सब जगह यही लोग दिखाई दें जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं। देश को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, देश को तरक्की की राह पे नहीं ले जा रहे हैं कि नई यूनिवर्सिटी बनवाएं, नए कॉलेज बनवाएं, नए अस्पताल बनवाएं। चीज़ों के लिए महिलाएं भी जिम्मेदार है, तमाम महिलाएं जाती हैं ना कथा सुनने बाबा। निश्चित तौर पे देखिए, अज्ञानता का भाव है हमारे देश में। क्या है कि भेड़ चाल चलती है, जो आदमी एक तरफ किसी रास्ते पे भाग गया तो उसके पीछे सब लोग चलते हैं। तो हमारे देश में ख़ास तौर पे जो दलित, पिछड़े हैं और महिलाएं हैं,
उनको जागरूक होने की ज़रूरत है, और वो जागरूकता कोई बाहर से नहीं फैलाएगा, वो जागरूकता हम ही लोगों को लानी पड़ेगी। हम ही लोगों को अपने जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि भैया आप घर में रहो, संविधान पढ़ो, आप पढ़ाई लिखाई करो, आप रोजगार करो, आप स्वरोजगार करो, इन बाबाओं के पाखंडियों के चक्करों में मत पड़ो, ये आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करें। बाबाओं की माँ बहन नहीं है क्या? उनके लिए नहीं बोलते। आप ये बताओ कितने बाबा हैं, कितने नेता हैं बीजेपी के, कितने आरएसएस के नेता हैं जो कावड़ यात्राएं लेके जाते हैं, जो इस तरह के पाखंड में शामिल होते हैं। इसमें आप 99% लोग दलित, पिछड़े और पिछड़ों की महिलाएं देखोगे। या तो पिछड़े दलित के पुरुष होंगे या उनकी महिलाएं होंगे। सवर्ण लोग जागरूक हैं, वो दिखाते कुछ और हैं। वो क्या कहेंगे कि आप सब शोभा यात्राएं करो, आप ये काम करो, आप वो काम करो, और अपने बच्चों को आईएएस बनाएंगे, अपने बच्चों के बड़े बड़े व्यापार खुलवाएंगे, अपने बच्चों को जज बनाएंगे, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में नौकरी देंगे, और हमारे बच्चों को हमारे बच्चों से कावड़ ढुलवाएंगे, हमारे बच्चों से शोभा यात्राएं करवाएंगे, हमारे बच्चों को मुसलमानों से लड़ाने में लगा देंगे। तो ये इनका एक जाल है, और इस जाल को, जो धर्म के नाम पे जो जाल बनाया हुआ है, इस जाल को देश का संविधान ही तोड़ सकता है। तो देश के संविधान की राह हमारे जो बहुजन है वो पकड़ के रखें। जो एक लाइन है ना संविधान वाली, इस संविधान वाली लाइन को अगर हमारे देश का बहुजन और हमारे देश की महिलाएं पकड़ के रखेंगी, तभी इन मनवादियों से शंकराचार्य भी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि संविधान तो बांटता समाज को 2 भागों में, वो आरक्षण का प्रावधान। हाँ, और मनवाद जो है, मनु स्मृति है, वो देश को जोड़ रही है। मनु स्मृति कहती है कि ब्राह्मण दोष मुक्त है, क्षत्रिय मुक्त कहाँ से पैदा हुआ? बाजुओं से पैदा हुआ। और बनिया कहाँ से पैदा हुआ? पेट से। और शूद्र कहाँ से पैदा हुए? पैरों से। मनुष्य में भेद तो ये लोग कर रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि साहब संविधान भेद करता है, संविधान 2 टुकड़े करता है। इनके मनु स्मृति में लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण है वो दोष मुक्त है, वो मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन देश का संविधान क्या कहता है कि सबको सजा बराबर होगी, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। तो आप अंदाजा लगा लो कौन देश को बांट रहा है और कौन देश को जोड़ रहा है। आखिर में चलते चलते उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अचानक से रात इस्तीफा दे दिया है, क्या वजह है आखिर? भाई बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है दोस्त। बीजेपी में जो चीज़ें हैं, जो मुझे जानकारी मिली है, मेरी जानकारी के अनुसार आरएसएस और बीजेपी के बीच बड़ी रसाकसी चल रही है, और उसी का नतीजा है कि धनखड़ जी से इस्तीफा लिया गया। 4 बजे तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, और 4 बजे के बाद एकदम से उनकी तबीयत खराब करवा दी गई और बोल दिया गया, और हो सकता है उन्हें पता भी ना हो कि उनका इस्तीफा हो गया है। दिन पहले तो वो ये कह रहे हैं मैं 27 तक रहूंगा, मेरा कार्यकाल। बिल्कुल उनके ऊपर दबाव बनाया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सहित तमाम मुद्दों पे वो विपक्ष को बोलने की आज़ादी दे रहे थे। अभी तक वो विपक्ष को बोलने नहीं देते थे। अब वो कह रहे हैं कि जी विपक्ष बोले, बराबर बोले, बढ़ चढ़ के बोले। खड़गे जी को पूरा टाइम दिया, देखिए। हाँ, खड़गे जी को पूरा टाइम दिया, तभी तो उधर से चिट्ठी आ गई ना एकदम से कि हाँ जी आपको टाइम कैसे दे दिया। तो ये आप समझ लो कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाह रहे हैं कि आरएसएस आगे बढ़े, और आरएसएस नहीं चाह रही है कि प्रधानमंत्री आगे बढ़े। तो इन लोगों में अभी 36 का आंकड़ा चल रहा है।